नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2012 से हम लोग फिलॉसफी से संबंधित क्लासेस ऑनलाइन चला रहे हैं। आज का जो आपका ये वीडियो है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आए कि सर जो 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसका दर्शन शास्त्र को लेकर हम किस तरह से तैयारी करें, किस तरीके से हम अपनी रणनीति बनाएं। देखिए, दर्शन शास्त्र ये बेसिकली जो बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा ऑप्शनल लें, हालांकि मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप फिलॉसफी ले लीजिए, बट नहीं, हाँ, तुलना कीजिए, हमेशा कंपेयर करके देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेटर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे लिए आसान होगा। हमें विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। ये अपने दिमाग में हमेशा फिक्स रखें। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, सारे सब्जेक्ट बराबर हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, सभी सब्जेक्ट का सक्सेस रेशियो होता है। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, वहाँ एक टॉपर भी होता है जो उस विषय का सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला बच्चा होता है। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे फेल बच्चे भी होते हैं। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट आज तक नहीं बना जहाँ सभी पास होते हों। ऐसा कोई सब्जेक्ट आज तक नहीं बना जहाँ सभी फेल होते हों। सेम एज फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं, फिलॉसफी ही क्यों, और 67th के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। 66 के लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियोस भी बनाए थे। इस बार मैंने पहली बार जो हमारी क्लासेस होती है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने नेट पे भी डालने की कोशिश की, ताकि वो बच्चे भी देख सकें जो कि फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हैं और सिर्फ एक गाइड, एक मार्गदर्शन चाहते हैं कि सब हम क्या 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 पढ़ें जिससे हमारा काम हो जाए। ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने वो वीडियोस डाले थे कि देखिए, बीपीएससी फिलॉसफी में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ये तय कर सकते हैं कि सर ये प्रश्न इस बार आएंगे, ये प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे नहीं सर अभी हमारा तो वो लेवल नहीं है, या फिर हमें तो अभी इतनी नॉलेज नहीं है, हम तो फ्रेशर हैं। तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, एक अलग नज़रिया हो गया, एक अलग समस्या हो गई। बट बीपीएससी मेंस फिलॉसफी के अंदर क्वेश्चंस फिक्स हैं, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं और धीरे 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 देखिएगा, आप खुद इस चीज को देखेंगे। बीपीएससी अपने सिस्टम को, अपने पेपर पैटर्न को यूपीएससी के लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये पहले से ये बात कह रहा हूं। इस बार जो बीपीएससी फिलॉसफी का जब आप पेपर देखेंगे तो वहां रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर आपको जैन दर्शन का क्वेश्चन दिखाई देगा। रिलीजियस फिलॉसफी में जैनिज्म पूछा गया है, बहुत रेयर जगह पर ये पूछता है। दूसरी बात, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर इन्होंने 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से उठाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी के अंदर, और ना केवल फिलॉसफी में, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आपका बीपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर चलने की कोशिश कर रहा है। अगली बात इंपॉर्टेंट, फिलॉसफी के अंदर ये आपको सहूलियत है कि आप जुआ खेल सकते हैं, आप एज ए गैम्बलर पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे? आप फिक्स टॉपिक पढ़ के जाइए कि साहब मैं तो ये टॉपिक पढ़ूंगा या ये टॉपिक पढ़ूंगी, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, काम हो जाएगा आपका। तो बीपीएससी मेंस फिलॉसफी में इतना टफ नहीं है फिलॉसफी। बच्चे कम हैं, कुछ लोग कहते हैं सर बच्चे बहुत कम हैं फिलॉसफी में, उसका कारण है, अगर मैं पूरे बिहार को एनालाइज करूं तो वहां पर ऑफलाइन के अंदर फिलॉसफी पढ़ाने वाले बहुत कम हैं। दूसरी बात,
चूंकि टीचर्स वहां नहीं हैं, इसके कारण वहां पर स्टडी मटेरियल भी टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात, मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए इंस्टीट्यूट मिल भी गया, क्योंकि एक दो इंस्टीट्यूट वहां है, नाम नहीं लूंगा, बट एक दो इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट वहां है, नो डाउट। फिर भी उनकी समस्या यह है कि जब बच्चा वहां पर आंसर राइटिंग करने जाता है, टेस्ट सीरीज करने जाता है, तो वो टेस्ट सीरीज से बच्चों को कोई लाभ होता नहीं है, तो बच्चा फाइनली उसे स्किप करके किसी और सब्जेक्ट के साथ चला जाता है। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सोचना सिखाता है, समझना सिखाता है। जब आप इंटरव्यू के अंदर पहुंचते हैं, तब आपके ज्ञान की परीक्षा होती है। विषय विशेषज्ञ जो हैं, वहां जो बैठे हैं सामने आपके, वो आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस दुनिया को लेकर, इस सोसाइटी को लेकर, आपको लेकर, मुझको लेकर, वो जो आपके टेबल के उस तरफ बैठे हैं उन्हें लेकर। आप सोचते क्या हैं, आप समझते क्या हैं, आपके नजरिए से दुनिया कैसी है, क्या दुनिया में बुराइयां ही बुराइयां हैं क्या, क्या अच्छाइयां ही हैं क्या। ये सारे नजरियों की जो परीक्षण किया जाता है, इनको जो टेस्ट किया जाता है, उसी का नाम इंटरव्यू है। वहां आपसे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि बताइए अकबर इंडिया में कब आए थे, आप कहेंगे नहीं नहीं सर नहीं पता, चलिए -1 नंबर कर दीजिए इनका। ऐसा नहीं है। आप फैक्चुअल पास करके, फैक्चुअल पढ़ के आपने प्रीलिम पास कर लिया है, डिस्क्रिप्टिव पास करके आपने मेंस को पास कर लिया है, अब नॉलेज की आप में कमी नहीं है, ये तो तय हो चुका है। अब चेक ये किया जाना है कि भैया आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, परिस्थितियों को आप समझते किस प्रकार से हैं, परिस्थितियों को आप टैकल किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है, ताकि एक बार देख लिया जाए सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाली पर्सनैलिटी को, कि वो है क्या। सिंपल। फिलॉसफी आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाता है। ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी पढ़ने से आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, नहीं। फिलॉसफी आपकी जो तर्क शक्ति है, फिलॉसफी आपके जो आंसर देने की जो तरीका है, उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करता है। फिलॉसफी आपको बहुत कुछ सिखाता है, जो कि आपके आंसर राइटिंग, जो कि आपके मेंस, जो आपके इंटरव्यू में काम आता है। क्या रणनीति रखें 67th के लिए? तो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं फिर से वही बात कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, इंडियन फिलॉसफी को हमेशा मेजॉरिटी के साथ रखा जाए। वेस्टर्न फिलॉसफी के 2 से 3 टॉपिक जो हम बताते हैं, केवल उन्हें पढ़ा जाए और ज़्यादा दिमाग ना लगाया जाए, क्योंकि अपना मोटिव है। इंडियन फिलॉसफी के अगर तीनों क्वेश्चन आ जाते हैं तो तीनों इंडियन के करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन इंडियन का अटक जाता है तो एक क्वेश्चन वेस्टर्न का करना है। सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं इंडियन पर क्यों जोर दे रहा हूं? इंडियन फिलॉसफी में आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं मान लीजिए, तो वहीं पर अगर मैं तुलना करूं तो वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको 20 चैप्टर पढ़ने हैं। क्यों? जब मेरा काम 10 से हो रहा है तो मैं 20 क्यों पढ़ूं? और वेस्टर्न पढ़ने के लिए मैंने बता रहा हूं 2 से 3 टॉपिक, बात खत्म। मैंने स्टार्टिंग में कहा फिलॉसफी में आप जुआ खेल सकते हैं, आप गैम्बल कर सकते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी मेजर रोल निभाएगी, वेस्टर्न फिलॉसफी माइनर रोल निभाएगी। अब ये निर्णय आपका है, ये मैंने मेरी स्ट्रेटेजी बता दी जो हम बच्चों को बताते हैं और जिसके कारण बच्चों के एग्जाम के अंदर उन्हें लगता है कि हाँ हम कंफर्टेबल है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने एग्जाम दिया, हमारा बहुत अच्छा एग्जाम गया। ठीक है, कुछ बच्चों को लगता है कि मान लीजिए सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं फिलॉसफी में पढ़ाई किया है हूँ, तो मेरा वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेस्टर्न फिलॉसफी को मेन रखिए और इंडियन फिलॉसफी के कुछ टॉपिक्स हैं 1-2 उन्हें पढ़ लीजिए। कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक फिलॉसफी को, चाहे इंडियन चाहे वेस्टर्न, उसको मजबूत कर लीजिए ताकि 2 क्वेश्चन तो आपके वहां से निकले ही निकले। क्लास के अंदर हम कोशिश करते हैं हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करें जो भैया आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादा फालतू पढ़ना या ज्यादा पढ़ने से लाभ नहीं है। लाभ है
कि लिमिटेड पढ़ना और रिपीट 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 रिवीजन रिपीट रिवीजन रिपीट रिवीजन, बस कंठस्थ कर लिया जाए उसे कि सर ये तो मुझे पता है, ये इस प्रकार से होता है पूरा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नंबर वहीं से आएंगे। सेम एज सोशल और रिलीजियस का भी यही कंसेप्ट चलता है। एक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बच्चे अक्सर तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कौन सा चूज करें। इंडियन वेस्ट तो कर लेंगे, चलिए सोशल और रिलीजियस में क्या करें। सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी कंप्लीटली करंट अफेयर से बेस्ड तो नहीं कह सकते हम, बट हाँ उसके प्रश्न आप कर सकते हैं अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। करना क्या है, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो करंट अफेयर्स में आप चीजें देख रहे हैं वो तो याद है आप सभी को, उसका थीम याद है, उसका बेस याद है, उसका कंसेप्ट याद है, सब कुछ याद है। केवल कुछ 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 फिलॉसफिकल थ्योरीज उसमें डालनी है और आपका काम हो जाना है। दूसरी तरफ धर्म दर्शन जो है, रिलीजियस फिलॉसफी जो है, उसके 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बीपीएससी के बड़े फेवरेट हैं, लगता है उनके मतलब जन्म जन्मांतर का रिश्ता है बीपीएससी का उन टॉपिक्स के साथ, वो कभी बदलते ही नहीं है। तो वो टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सेम अगर मैं करूं कि रिलीजियस फिलॉसफी को आप स्ट्रांग रखिए, रिलीजियस फिलॉसफी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन रिलीजियस फिलॉसफी के 2-3 टॉपिक ही हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको एक घंटे के सेशन में पूरा रिलीजियस फिलॉसफी खत्म करके बता दूं कि भैया ये चीजें देख लीजिएगा आपका काम हो जाएगा, तो 99% पॉसिबिलिटी है आपका काम हो जाएगा, पेपर में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। सेम एज सोशल पॉलिटिकल के 1-2 क्वेश्चन होते हैं, आप 1-2 टॉपिक होते हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। अगर मैं निष्कर्ष निकालूं पूरा बीपीएससी का, तो यहाँ पर कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर आंसर राइटिंग को लेकर बड़ी समस्या रहती है कि बीपीएससी में आंसर राइटिंग बड़ा टेढ़ा काम है। तो भैया देखिए, बीपीएससी में नहीं, किसी भी एग्जाम में जहाँ रिटन एग्जाम होता है वहाँ आंसर राइटिंग ही सबसे टेढ़ा काम है। ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है, मुझे नहीं आता लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव लगा दिया, कई बार किस्मत भी काम कर जाती है, वो सही हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, बात खत्म। लेकिन अब लिखना पड़ेगा, वहां पर किस्मत के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, वहां पर भैया अब ज्ञान काम आएगा, वहां नॉलेज काम आएगी। तो नॉलेज जब काम आएगी तो उसके डिलीवर किस तरीके से किया जाए, महत्वपूर्ण ये है। आता आपको बहुत कुछ है, पढ़ा बहुत कुछ है, समझा बहुत कुछ है, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उसको मैंने प्रस्तुतिकरण कैसे किया, उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने किस प्रकार से किया। बीपीएससी का रिप्रेजेंटेशन करने का हमने, या हम जो सिखाते हैं बच्चों को कि भैया आपके प्रश्न को 5 भागों में बांट दीजिए और हर भाग के अंदर कोशिश कीजिए कि वो पूरा प्रश्न उसी तरीके से निकलता हुआ आ जाए। 500 शब्दों के आसपास का आपका प्रश्न होता है कि भैया 500 शब्दों में उत्तर मुझे पूरा का पूरा लिखना है, लेकिन हमारा ये मानना है कि 400 से लेकर 600 शब्दों के बीच में आप उस उत्तर को लिख सकते हैं। अब अगर आपने 5 भाग कर दिए उसके, तो एक भाग हो सकता है जो बॉडी पार्ट होगा उसका, जो मुख्य भाग होगा आपके उत्तर का, वो बड़ा भी हो सकता है, वो 100, 150, 200 शब्दों तक भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्रस्तावना है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपका जो कंक्लूजन पार्ट है, ये ऑन एवरेज आप मान के चलिए 60, 70, 80 शब्दों के बीच में खत्म हो जाता है, या मैक्सिमम कोई और बच्चा होनहार है या कलाकार है तो 100 शब्दों तक भी खींच सकता है, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं रहती है। तो इन 3 पार्ट के अंदर ही ऑलमोस्ट आपके 300 वर्ड्स तो कवर हो जाते हैं। फिर उसका आलोचना या क्रिटिसिज्म करना, या उसका इंपॉर्टेंस समझाना, या प्रेजेंट टाइम उसका रिलेवेंस समझाना, वो उसको अगर आप में ऐड करते हैं तो 400-500 शब्द आपके आसानी से बन जाते हैं। बच्चों ने जो आंसर राइटिंग में कॉमन गलतियां हैं जो करते हैं बच्चे, वो क्या है? पहली बात, वो स्ट्रक्चर बनाकर उत्तर लेखन नहीं करते हैं, एक ढांचा बनाकर आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। 2012 से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चे ऐसे के रूप में आंसर लिखने की कोशिश करते हैं जैसे निबंध लिख रहे हों, एक बार शुरू कर दिया और फिर दर 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 खत्म कर देते हैं पूरा एंड में जाकर, और उन्हें खुद को ही समझ में नहीं आता मैंने कितना लिखा कितना नहीं लिखा। फिर घर आकर परेशान होते, यार मैंने ये तो लिखा ही नहीं था, यार ये तो ज्यादा लिख दिया मैंने। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको मान के चलिए कि अब अगर आपको एग्जाम हॉल के अंदर 3 घंटे का समय मिल रहा है या जो भी समय मिल रहा है, उस समय को आप प्रश्नों की संख्या के साथ डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास 6 प्रश्न आने हैं, 6 प्रश्न आपको लिखने हैं और आपके सामने 3 घंटे का समय है। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट के आसपास का समय है आपके पास।
मतलब ऑन एवरेज अगर 3 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट एक एग्जाम्पल लेने की बात कर रहा हूँ, 3 घंटे का समय है, 6 प्रश्न करने हैं, मतलब आधे घंटे का एक प्रश्न हो गया आपके लिए, 30 मिनट का एक प्रश्न हो गया। नॉर्मली ये देखा जाता है कि 30 मिनट के अंदर अगर आपको एक प्रश्न लिखना हो तो आप आसानी से 1000 से 1200 शब्दों का उत्तर लिख सकते हैं। हमें इतना बड़ा नहीं लिखना है, हमें तो और आधा करना है इसका, मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट के आसपास का आंसर राइटिंग एक प्रश्न को लेकर। तो बचा 10 मिनट, उसमें हम क्या करेंगे, हमेशा पेपर मिलने के बाद जब आपको जो प्रश्न करने हैं उसको आप बाहर निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये मुझे 6 प्रश्न करने हैं। चलिए ज़्यादा और कंफ्यूजन ना हो तो हम और छोटा कर देते हैं। पहले पार्ट ए ले लीजिए, भाग 1 खंड 1, इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी। 3 प्रश्न मुझे करने हैं, तीनों प्रश्नों पर टिक लगा लीजिए। इंडियन फिलॉसफी प्रश्न नंबर 1 जो मुझे करना है, अब उसको स्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए, उसका एक रफ पेज के अंदर उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए। प्रस्तावना मैं लिखूंगा कि यहाँ की इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई थी, इसका इंपॉर्टेंट फिलोसफर ये था, इसने इसको पैदा किया, ये इतने टाइम तक चला, इंडिया में इतने जगह तक फैल गया। सेकंड पार्ट में आ जाऊंगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रमा और प्रमाण की हम बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा कि साहब प्रमा और प्रमाण जो है भारतीय दर्शन के अंदर ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, ये सब कुछ हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। फिर हम लिखेंगे भारतीय दर्शन के प्रमा और प्रमाण का कंसेप्ट या प्रमा और प्रमाण के सिद्धांत, सेकंड पार्ट हो गया। फिर मैं लिखूंगा प्रमा और प्रमाण के लक्षण क्या होते हैं, फिर मैं लिखूंगा प्रमा और प्रमाण की आलोचना किस प्रकार की गई है, फिर मैं कहूंगा इसका पाश्चात्य दर्शन के साथ तुलना किस प्रकार किया जाए, फिर मैं इसकी महत्व लिखकर इसको कंक्लूजन कर दूंगा। ये मैंने ढांचा बना लिया। अब इस ढांचे को ही तो मुझे शब्दों से भरना है, अब इस ढांचे को ही मुझे शब्दों से भरना है। पहली बात तो आपका समय कम हो जाता है उत्तर लेखन के अंदर। अगर आप ऐसे के रूप में 20 मिनट में ये उत्तर लिख रहे थे, तो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप तकरीबन 15 से 16 मिनट में पूरा उत्तर लिख देते हैं, मतलब टाइम आपका कम हो जाता है। तो आपने जो एक ढांचा बनाया, उस ढांचा बनाने के साथ भी आपका पूरा प्रश्न 20 मिनट के अंदर हो जाता है, ऐसा हमारा मानना होता है। इट मीन्स पूरा जो आपका प्रश्न पत्र है, अगर आपने मान लीजिए थोड़ा दिमाग लगा लिया, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो भी हमारा मानना ये होता है कि ज़्यादा नहीं बट 150 मिनट के अंदर, अगर 3 घंटे का पेपर है तो 150 मिनट के अंदर आप ये पूरे प्रश्न कर लेते हैं। और आखिरी का जो आधे घंटा है उसमें आप पूरे पेपर को रिव्यू करते हैं, वापस से पढ़ते हैं, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं को अंडरलाइन करना तो मिस नहीं कर दिया, कहीं पर कुछ कॉमा या डॉट लगाना तो दिक्कत नहीं कर दिया, कहीं प्रश्न को लिखने में दिक्कत तो नहीं हो गया। ये आधा घंटा हम चेक करते हैं, रीचेक करते हैं खुद ही। ये इस तरीके से पूरा स्ट्रेटजी के साथ हमें चलना होता है बीपीएससी के अंदर। देखिए भैया, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स पास करें हैं आप और मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लाखों बच्चों को पार करके यहाँ पहुंचे हैं, आप कोई साधारण नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं मेंस एग्जाम के लिए, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ हम गलती नहीं कर सकते, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना है। जितनी गलती करनी है प्रैक्टिस के अंदर कर लीजिए। मान लीजिए मैंने आपसे आंसर राइटिंग करवाया, वहां गलती कर लीजिए, जितना गलती करना है वहां गलती कर लीजिए, आप कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। लेकिन एग्जाम हॉल में जब आपका रिप्रेजेंटेशन हो, प्रस्तुतिकरण हो, तो भैया वहां हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कम बच्चे फिलॉसफी लेते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपका लक्ष्य होना चाहिए सिलेक्शन, चाहे फिलॉसफी के बिहाफ पे हो, चाहे साइकोलॉजी के बिहाफ पे हो, चाहे साइंस के बिहाफ पे हो। सिलेक्शन होने के बाद आपका इंटरेस्ट मान लीजिए कहता है मुझे फिलॉसफी पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग कंसेप्ट है। अभी आपका लक्ष्य बीपीएससी को क्रैक करना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी उसी तरीके से होनी चाहिए। फिलॉसफी के साथ आप जाते हैं तो इसके फायदे जैसे मैंने गिनाए, फिर से रिपीट कर देते हैं। छोटा सिलेबस है, ज़्यादा क्वेश्चंस घूमते नहीं हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, फिक्स्ड क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ फिक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नए नहीं आते हैं यहाँ पर। कुछ करंट अफेयर का पार्ट देखा जाता है जो कि आपका टच में रहता है, आसानी से उत्तर लेखन कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम बच्चों को कहते हैं कि आप ज़्यादा नहीं, हमारे साथ मिलकर अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस भी कर लिया, 6 से 7 बार आपने मैंने जैसे बताया वैसे अगर आपने आंसर राइटिंग कर लिया, तो आप दोबारा फिर मेरे पास नहीं आएंगे आंसर राइटिंग चेक कराने, आप सीधा आयोग के पास जाएंगे कि सर लीजिए आंसर राइटिंग मेंस हो गया, चेक कर दीजिए कॉपी, और आपका नंबर आ जाएगा, अच्छा नंबर आएगा फिलॉसफी में। क्यों? हम आपको सीधा वही तरीका सिखाएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। हमारा मोटिव है सेल्फ डिपेंडेंस, आप खुद के ऊपर निर्भर रहें। तो हम 5 से 6 बार की आंसर राइटिंग चेक करके आपको एक रास्ता बता देंगे कि भैया अब इस तरीके से चलिएगा, तो आप कह देंगे सर ठीक है, अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं कर लूंगा, ठीक है।
तो ये 67th की स्ट्रेटजी, 67th के नए बैचेस हमारे चल रहे हैं। 1 अगस्त से हमने स्टार्ट किया था, तो देख लीजिए, तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, बात कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।